जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अ, हम आज कंटिन्यू करते हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और उसके लिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी कुछ चीज़ें दी थी। वो इंशाल्लाह मैं एंड पे आपसे पूछता हूँ और मज़ीद भी आज इंशाल्लाह आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल वर्क भी होगा। आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी होगी इस क्लास के एंड पे। ठीक है, तो प्रीवियस में हमने देख लिया था, सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं हम, मोस्टली जो बेसिक्स हैं। उसमें प्रीवियस क्लास के अंदर पेजेस एंड पोस्ट वगैरह डिस्कस थी। इसमें मैंने आपको कहा था कि आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, वन बाई वन इन सब चीज़ों को आपने देखना है जो मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लोर किए थे सारे ऑप्शंस। ठीक है, तो उनमें से भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग एंड पे पूछ लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पेजेस एंड पोस्ट के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं। थीम्स और प्लगइन्स क्या चीज़ें हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं। ठीक है, और इनके काम क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम वेबसाइट के अंदर लॉगिन करें, डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू होता है उसके अंदर हमें थीम भी नज़र आ रहा होता है। ये अपीयरेंस के अंदर ये थीम्स होते हैं। ठीक है, अपीयरेंस के पहले ड्रॉप डाउन या अपीयरेंस पे भी क्लिक कर लें तब भी थीम्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सारे थीम्स शो हो रहे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड हैं, ये वाले 2025, 2024 और 2023। ये वर्डप्रेस के अपने बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड प्लगइन्स होते हैं। ये द वर्डप्रेस थीम, ठीक है, ये वर्डप्रेस के अपने बने बनाए हुए। ये तीन प्लगइन्स थीम्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐड करना चाहें या इनमें से किसी को रिमूव करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। थीम्स ऐड करने के लिए ऐड न्यू थीम्स पे क्लिक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले थीम होते क्या हैं, ये मैं भी आपको एक दफ़ा थीम चेंज करके दिखाता हूँ। अभी आप लोग देखें कि हमारी वेबसाइट इस तरह नज़र आ रही है। ऊपर वेबसाइट का नाम शो हो रहा है। ठीक है, इधर मेन्यू होम पेज जो हमने बनाया है वो शो हो रहा है। ठीक है, मेन्यूज़ भी हम फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे वो जो हमने जितने भी ब्लॉग्स ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पे होम पेज के ऊपर शो हो रहे हैं। ठीक है, नीचे ये फुटर आ रहा है, फुटर के अंदर भी मेन्यू है और दूसरे क्या कहते हैं लिंक्स वगैरह ऐड हैं। और यहाँ पे 2025 थीम का नाम आ रहा है और इधर उसने अपना डिज़ाइन विद वर्डप्रेस ऐड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो और सबसे आसान तरीका होता है इस लेआउट को चेंज करने का, वो है कि हम थीम को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम थीम को चेंज करेंगे उसकी सारी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। अभी 2025 एक्टिव है तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक्स्ट्रा थीम। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, तो मैं इसको कहता हूँ इंस्टॉल। ये काफ़ी पॉपुलर थीम है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने एक्टिवेट करना है। ठीक है, जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे, अब ये देखें थीम एक्टिव कौन सा है, एक्स्ट्रा। बाकी जितने भी हैं वो इनएक्टिव हैं। तो मैं यहाँ जाके इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और अब आपको पेज दिखाता हूँ। ये देखें, पहले जितनी भी पोस्ट इस पेज पे शो हो रही थी, अब ये जो पेज होम पेज इस टाइम है ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पेज है। इसके ऊपर जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। ये हम बाद में देखेंगे, ये चेंज करना है कि होम पेज पे हम अपना कस्टम डिज़ाइन कैसे ऐड करते हैं। अभी के लिए सारे ब्लॉग पोस्ट ऑटोमेटिक शो होंगे। अभी हम इसके होम पेज के ऊपर कस्टम डिज़ाइन यहाँ पे नहीं शो कर सकते, जो अभी जो मेन डोमेन है ये वाली। ठीक है, होम पेज तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया था, इसको भी अभी ओपन करके हम देख लेते हैं। ठीक है, होम पेज तो जैसे डिज़ाइन किया था वैसे ही आएगा, बट हम अभी जाते हैं मेन डोमेन पे। मेन डोमेन पे आने के बाद ये देखें, अब ब्लॉग्स की स्ट्रक्चर देखें कितनी चेंज हो चुकी है। मीन्स के ये जो हमने फीचर इमेज ऐड की थी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी शो हो रही है, उसके बाद इसका टाइटल, टाइटल के बाद यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है ऑथर की, डेट, और नीचे उसके शॉर्ट उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। फिर जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी इसका भी लेआउट आप लोगों ने पिछली दफ़ा देखा था वो किस तरह था, बिल्कुल ही प्यारा नहीं लग रहा था। बट अब देखें इसका सारा डिज़ाइन लेआउट सारा कुछ चेंज हो चुका है। अब इसकी फीचर्ड इमेज यहाँ नहीं शो हो रही, वो हम देखेंगे कि क्यों नहीं शो हो रही। एक्स्ट्रा थीम के ये स्टाइलिंग है, यानी थीम्स, कुछ थीम्स होते हैं बाय डिफॉल्ट उनके अंदर स्टाइलिंग हर चीज़ की अवेलेबल होती है। लेकिन ये पोस्ट की सिंगल पोस्ट पेज की स्टाइलिंग है, यानी जो हम ब्लॉग ऐड किया हुआ है उसकी स्टाइलिंग है।
इस तरह ये सारा शो हो रहा है। और कमेंट्स की यहाँ प्रीवियस नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फुटर भी इसका चेंज हो चुका है और इसमें बैक टू टॉप वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है और सबसे आसान तरीका, सॉरी, किसी भी वेबसाइट के लेआउट को चेंज करने का, और बगैर किसी स्टाइलिंग के, बगैर किसी डिज़ाइनिंग के। अब ये भी बेहतरीन स्टाइलिंग है, इतनी कम भी नहीं है, बट ये है कि ये बेसिक है। और जो पहले थीम था उससे तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, दोबारा आपको दिखाता हूँ, फिर आपको कंपैरिजन अब सही पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखें, ये जस्ट सिंपल ब्लॉग्स ही आ रहे हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ या एक ब्लॉग पे ओपन करता हूँ कोई सा भी, तो ये सिंगल ब्लॉग पोस्ट है, लेकिन उसमें कितनी प्यारी थी, उसमें कमेंट्स कितने प्यारे नज़र आ रहे थे। ठीक है, और इसके बाद ये मोर पोस्ट हैं। इसी तरह अगर हम होम पेज को देखें, इसका हेडर भी सिंपल सा, उसका हेडर भी थोड़ा सा प्यारा था। ओके, तो ये है थीम की पावर। थीम की पावर यही है कि थीम विजुअली मीन्स के उसकी स्टाइलिंग, उसके डिज़ाइन, वेबसाइट के डिज़ाइन को चेंज करता है। थीम के चेंज करने से वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो जाता है। आप देखिए, मैंने थीम स्विच कर दी है, कोई भी ब्लॉग पोस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आई, किसी भी पेज के कंटेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई। ठीक है, तो ये अपने ज़हन में रखना है, थीम चेंज करने से किसी भी चीज़ के अंदर चेंजेस नहीं आती, जस्ट उसका स्टाइल होगा। अब हम देखते हैं थीम होते क्या हैं। थीम डिटरमाइन द विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ वर्डप्रेस वेबसाइट। विजुअल यानी कि जो हमें ज़ाहरी तौर पे नज़र आता है, ये वाला। ठीक है, इसमें देखें स्टाइल्स के अंदर कितने ज़्यादा डिफरेंस, कंटेंट वही है, पेज वही है। ठीक है, सारी चीज़ें सेम टू सेम है, जस्ट उसने उसकी तरतीब, उसका डिज़ाइन, उसकी विजुअलाइजेशन ये सारी चेंज कर दी। ठीक है, उसके थोड़ी बहुत कलर स्कीम भी चेंज होगी, ये हम चेंज कर सकते हैं बाद में भी। ओके, उसके बाद प्लगइन्स को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाद में हम थीम्स की, एक्स्ट्रा थीम की कस्टमाइजेशन के अंदर आएंगे, या एक और काम करते हैं, कोई और थीम भी ट्राई करके देखते हैं एक दफ़ा। अब उसके बाद एक कैडेंस थीम है, ये भी इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा। जनरेट प्रेस है, ठीक है, ब्लॉक्सी है। इनको जस्ट मैं एक दफ़ा आपको यानी कि 2-3 चेक करवा देता हूँ। कैडेंस को मैं एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, कैडेंस और एस्ट्रा ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पे देखें, कैडेंस के अंदर ऊपर फीचर इमेज भी आ रही है, जो हमने फीचर इमेज ब्लॉग को सेट करते हुए ऐड की थी, वो यहाँ पे शो हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्लॉग के अंदर आपने लाजमी ऐड करनी होती है, पेजेस के अंदर ये नहीं ऐड करते होते फीचर इमेज। ठीक है, ऊपर कैटेगरी, नीचे नाम, और नीचे सारी उसकी ब्लॉग पोस्ट आ रही, जो हमने कंटेंट ऐड किया था, देखें बिल्कुल सेम सेम वही आ रहा है। मीन्स के हमने जो ब्लॉग ऐड किया था उसको हमने वहाँ स्टाइल नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पे हम स्टाइल कर सकते हैं थीम के अंदर। ये भी देखेंगे हम इसको स्टाइल कैसे करते हैं, उसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कलर्स, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। कैडेंस के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, इंस्टॉल थीम के अंदर मैं दोबारा हूँ, ये बल्कि इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉक्सी। इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी स्टाइलिंग। आप देखिए, इसमें फीचर्ड इमेज नहीं आ रही अभी की भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन सिंपल है ये भी। ठीक है, यानी सारे थीम्स जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए चेक करा रहा हूँ। बाकी जनरेट प्रेस है कि ये बहुत मशहूर theme है। ठीक है, ये ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ होता है, और इसके अलावा ये बिजनेसेस के लिए भी यूज़ होता है। और जनरेट प्रेस को मोस्टली यूज़ करते होते हैं गुटनबर्ग एडिटर के साथ। इसके अपने भी फिर इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो कि वेबसाइट की फंक्शनलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। ठीक है, अगर आप एलिमेंटर नहीं यूज़ करना चाहते तो जनरेट प्रेस के साथ इस वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को बना सकते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, वो गुटनबर्ग के अंदर आ जाएगा, और गुटनबर्ग जो है वो बहुत कम यूज़ होता है, बट जनरेट प्रेस के साथ यूज़ करें तो वो बेहतरीन काम करता है। अब ये जनरेट प्रेस मैंने इंस्टॉल किया, ये हेडर हो गया। इसके बाद ये इस साइड पे ब्लॉग आ रहा है सारा, और ये है हमारे पास राइट साइड पे जो है साइड बार, इसको कहते होते हैं साइड बार। इसमें सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है, रिसेंट पोस्ट शो हो रही हैं साइड के अंदर।
रिसेंट कमेंट्स शो हो रहे हैं, आर्काइव्स शो हो रही है। आर्काइव्स मीन्स कि उसमें जो फोल्डर्स होते हैं, कैटेगरीज सारी शो हो रही हैं, ठीक है। और कमेंट्स और नीचे ये फुटर, ठीक है। ये देखें, जनरेट प्लस बहुत प्यारा थीम है, पर इसके लिए प्रीमियम हो तो फिर बेहतरीन काम करता है। फ्री में इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है इसके। इसके ज़्यादातर फीचर जो कमाल के हैं वो प्रीमियम के अंदर हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं एक और थीम इंस्टॉल करता हूँ जो हमने यूज़ करना है, या मोस्टली जो कस्टम वेबसाइट हम डिज़ाइन करते हैं उसके लिए यूज़ होता है हेलो एलिमेंटर, ठीक है। ये एलिमेंटर से अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हेलो एलिमेंटर थीम यूज़ होगा। तो थीम का मेन मकसद क्या है? थीम एक आपको इन्वायरमेंट देता है अपने पेज को इंस्टॉल कर, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। और इसका इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता, बट अगर आप चाहें तो उसकी स्टाइलिंग वगैरह थीम के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो अब ये वाला जो थीम है हेलो एलिमेंटर, ये बिल्कुल लाइट वेट होता है, इसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं होती, ठीक है ना। जस्ट आपने जो कंटेंट ऐड किया था ये देखिए बिल्कुल वैसे शो हो रहा है, इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं है खास। इसको हमें खुद से स्टाइल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी हमने जनरेट प्लस थीम देखा, उसके अंदर स्टाइलिंग भी थी, साइड बार भी था, सब कुछ था। इसमें कुछ भी स्टाइलिंग नहीं है, ये देखें सिंपल कंटेंट आ रहा है, ठीक है। ना ही इसमें फुटर है, ना ही इसमें हेडर है। हेडर में जस्ट ये उसका नाम आ रहा है, ठीक है। फुटर भी नहीं है, फुटर भी हमें खुद बनाना पड़ता है, हेडर भी हमें खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर भी बनाना पड़ता है, लेकिन बेसिक बना होता है, बाकी चेंजेस करनी पड़ती हैं बाकी थीम्स के अंदर भी, ठीक है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर? हेलो एलिमेंटर। बट अभी के लिए मैं एक्स्ट्रा को एक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ फीचर्स हमने एक्स्ट्रा थीम के भी देखने हैं, ये भी काफ़ी यूज़ होता रहता है। तो एक्स्ट्रा थीम का भी हमें पता होना चाहिए। बाकी थीम्स, अगर एक थीम का आइडिया होगा आप लोगों का, तो बाकी सारे सेम टू सेम, और सब के फीचर्स सेम टू सेम ही होते हैं, बस थोड़े बहुत ऑप्शंस का डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद एक्स्ट्रा के बाद हम जब हम एलिमेंटर पे आएंगे तो फिर हम हेलो एलिमेंटर से सारी चीज़ें करेंगे। एक्स्ट्रा पे भी हम एलिमेंटर से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये थे थीम्स। थीम्स के बाद हम फिर एक्स्ट्रा पे आएंगे, वो देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं प्लगइन्स क्या होते हैं। बल्कि नहीं, एक दफ़ा थीम्स को अभी जाने देते हैं, प्लगइन्स बाद में आएंगे, क्योंकि एक चीज़ जो चल रही है दोनों को मिक्स करने के बजाय एक ही चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जब हमने एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेट किया और बाकी, अच्छा, हम बाकी थीम्स को अगर रिमूव करना तो फिर कैसे करें? हम देख कितने फालतू थीम्स हो गए हैं। तो आप थीम डिटेल्स पर क्लिक करें और एंड पे यहाँ पे नीचे डिलीट का बटन आता है, इनको डिलीट कर दें। जस्ट एक को रहने दिया करें, बाकी आप डिलीट कर दिया करें। हेलो एलिमेंटर क्योंकि हमने यूज़ करना है तो अभी उसको मैं रहने दूंगा। इस तरह जगह भी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, फालतू यहाँ पे इतना ज़्यादा इनका रश भी नहीं होगा, ज़हनी सुकून भी रहेगा, सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी इससे, ठीक है। अगर आपने जस्ट हेलो एलिमेंटर ही इंस्टॉल किया तो उसके साथ 25 को रहने दें, या एक थीम साथ रहने दें। कभी कभार कुछ चेंज भी करना पड़ जाए या कुछ इश्यूज भी आ जाए, उनको देखना पड़ता है, तो वो बाद में हम इनको चेंज भी कर सकें। ना भी हो तो कोई मसला नहीं, हम बाद में ऐड न्यू भी कर सकते हैं, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता उस पर। अच्छा, अपेयरेंस के अंदर थीम्स हैं, और थीम्स में हमारे पास एक्स्ट्रा थीम है, और एक्स्ट्रा थीम्स के अब दो तीन ऑप्शन हैं यहाँ पे। सबसे पहला है इसका पैटर्न। पैटर्न्स एक्स्ट्रा थीम का अपना ही फीचर है एक। उसके अंदर ये होता है कि जैसे हम हेडर और फुटर बनाते हैं, जैसे हेडर हर पेज के टॉप पे शो हो रहा होता है, फुटर हर पेज के बॉटम पे शो हो रहा होता है, इसी तरह एक्स्ट्रा के अंदर भी पैटर्न्स होते हैं। हम यहाँ पे ऐड न्यू पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। उसका नाम दें, उसकी कैटेगरी दें, आप कहाँ शो करना चाहते हैं, किस टाइप का आपको चाहिए, बैनर बनाना है, ठीक है ना, हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, क्या बनाना है। जैसे ये फुटर मैं नाम दे देता हूँ उसका, ठीक है। पैटर्न का एक होता है कि पैटर्न जब आप बनाते हैं, यानी एक टेम्पलेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी ब्लॉग पोस्ट होते हैं उनका एक ही डिज़ाइन होता है, एक ही टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो जब भी आप चेंज करेंगे डिज़ाइन, वो हर जगह पे चेंज हो जाएगा। इसी तरह पैटर्न भी एक्स्ट्रा थीम के अंदर ऐसे ही होता है। जब आप एक पैटर्न बनाते हैं इसके अंदर, जैसे मैं फुटर का नाम देता हूँ उसको, ठीक है। जब आप यहाँ पे सिंक करेंगे, जैसे SYNCED, तो जहाँ जहाँ ये पैटर्न आपने बना के ऐड किया होगा वेबसाइट के अंदर, जैसे एक फुटर है, या जहाँ भी आप बटन आप फर्स्ट करें बनाते हैं, बटन आप चाहते हैं कि हर जगह पे सेम हो, तो अगर आपने ये ऑप्शन इनेबल ना किया हो तो फिर जो चेंजेस होंगी अगर आप डिज़ाइन के अंदर करेंगे या किसी भी पेज के ऊपर करेंगे, वो बाकी
जहाँ जहाँ आपने वो पैटर्न यूज़ किया होगा या टेम्पलेट आप समझ यूज़ किया होगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो जहाँ जहाँ भी आपने ये वाला पैटर्न यूज़ किया होगा हर जगह पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये देखें यहाँ पे गुटनबर्ग एडिटर आ रहा है, ये इसके अंदर ही बनेगा पैटर्न। आप इसके लिए एलिमेंटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट एलिमेंटर के अपने जो फीचर्स हैं हम वही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ, बटन। ठीक है, बटन का नाम देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया सेव। मैंने उसका नाम तो फुटर दे दिया था, बट चलें अभी ठीक है, अभी कोई इशू नहीं। मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ, किसी एक पेज को एडिट करता हूँ, और एडिट हमें पेज को करना पड़ेगा। एडिट पेज। अभी हमने क्योंकि गुटनबर्ग एडिटर यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो वो हमें इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, वो कहाँ से हम करेंगे? आप लोगों को याद होगा कि हमने एक प्लगइन ऐड किया था गुटनबर्ग को डिसेबल करने के लिए, ये क्लासिक एडिटर। जब हम क्लासिक एडिटर इनेबल करते हैं, यानी ये इस टाइप का एडिटर जो है, ये जब इनेबल होगा तो ऑटोमेटिकली गुटनबर्ग एडिटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मैं आप उसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। इन प्लगइन को जस्ट डीएक्टिवेट किया है, डीएक्टिवेट करने से वो काम करना छोड़ देगा। अब मेरे पास ये देखें गुटनबर्ग एडिटर आ गया। ठीक है, इसके अंदर ये सारे वही पुराने फीचर्स आ गए जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का ही एडिटर है। ओके, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट करें, मुझे यहाँ पे कोई ब्लॉग चाहिए, यहाँ पे मुझे ब्लॉक से मैं हैश करता हूँ स्लैश, स्लैश में या प्लस पे जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ये पैटर्न्स का ऑप्शन है। सबसे पहले ब्लॉक्स हैं, इसमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जो मैनुअली आप यूज़ करना चाहें, यानी कि डिफरेंट। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा डिज़ाइन है जो आपको पता है कि बार बार यूज़ होना है, जैसे बटन है, जैसे कोई CTA सेक्शन है, जैसे वो कॉल टू एक्शन होते हैं, ठीक है, या जैसे तले हो गए, फुटर हो गया, हेडर हो गया, और उसके अलावा मैं आपको बताऊं साइड बार हो गई, जैसे ये साइड बार थीम के अंदर आ रही थी। ठीक है, इसी तरह उसको बनाने के लिए आप पैटर्न यूज करते हैं। तो पैटर्न्स के अंदर माई पैटर्न में जाएंगे, और ये देखिए वो फुटर वाला आ रहा है पैटर्न। यहाँ पे जो जो पैटर्न आप बनाएंगे, अबाउट के भी पहले बने बनाए पैटर्न हैं पड़े, ये अबाउट का है। बैनर के भी ये देखें बने बनाए हैं थीम के अपने, कॉल टू एक्शन, ठीक है, इस तरह के बने हुए हैं। तो मैं अपना जो भी बनाया था वो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, फुटर पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये देखें अबाउट अस यहाँ पे ऐड हो गया। तो अबाउट अस जैसे ही हमने ऐड किया है, पैटर्न वैसे थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, बट वो पहले ऑप्शन आ गया तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को, बट इसको एडवांस लेवल पे हम बाद में देखेंगे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, इसके अलावा मैं एक और जगह पे भी इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, दोनों जगहों पे। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव, और इसको मैं यहाँ पे नई टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा जाता हूँ अपीयरेंस पैटर्न्स, जैसा आप एक डेमो देने के लिए फुटर को मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, अब फुटर का कलर पिंक है। यहाँ पे भी अगर हम डिज़ाइन के अंदर भी देखें तो ये देखिए फुटर के साथ ये पिंक सा ये आइकन आ रहा है, इसका मतलब है ये सिंक्ड है। सिंक्ड मतलब अगर आप किसी एक को चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अभी यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको, अबाउट अस के बजाय मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। जो भी चीज़ आप यहाँ पे चेंज करेंगे वो हर जगह पे चेंज हो जाएगी। सिंक का मतलब ये होता है, ये देखें जहाँ जहाँ बटन होगा वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये होता है। इसी तरह अगर मैं इधर ही इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, इनमें से किसी एक को चेंज करता हूँ तो फिर क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस ये देखें आ गया है ना। तो अब इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे वैसे नहीं चेंज कर सकते हम, जितना मर्जी यहाँ पे क्लिक कर ले नहीं होगा, हमें एडिट ओरिजिनल पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो वही चीज़ होगी जैसे यहाँ पे हुई थी, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये पैटर्न है इसके। अभी इसको आपने आप इसको ऐसे समझें कि एक टेम्पलेट होता है, हम किसी भी थीम के अंदर, वैसे एक्स्ट्रा के अंदर भी है और जनरेट प्रेस के अंदर भी है, ये पैटर्न्स इनको कहते हैं। और एलिमेंटोर के अंदर इसको आप टेम्पलेट्स कह सकते हैं। ठीक है, वो सिंपल टेम्पलेट्स होते हैं, वो आप बनाते हैं, जैसे हेडर का टेम्पलेट, फुटर का टेम्पलेट,
ठीक है, कोई बटन का भी बना सकते हो आप, कहाँ जहाँ भी यूज़ करना चाहें आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पैटर्न्स। अच्छा, पैटर्न्स के बाद हम देखते हैं इसकी कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन से पहले हम एस्ट्रा की थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग देख लेते हैं कि एस्ट्रा थीम खुद उसकी बेसिक सेटिंग कौन कौन सी है। एस्ट्रा की अपनी टैब आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास सिंपली पहले जो पेज है डैशबोर्ड, उसके अंदर हम साइट आइडेंटिटी, हेडर बिल्डर, फुटर बिल्डर, जैसे ये हमारे पास इसका हेडर है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। एंड पे ये फुटर है, ठीक है, उसका बिल्डर। इसी तरह हम चाहते हैं हेडर बिल्डर पे, उस पर क्लिक करेंगे तो चला यहीं पे जाएगा। यानी कि ये कस्टमाइज वाला जो होता है ऑप्शन, कस्टमाइज या पेरेंट्स के अंदर भी कस्टमाइज होता है। थीम को एडिट करने के लिए कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। या थीम के अंदर आपने कोई भी चीज़ एडिट करनी है, जैसे हेडर को एडिट करना हो, फुटर को एडिट करना हो, किसी भी ब्लॉग पोस्ट को एडिट करना हो, किसी भी चीज़ को एडिट करना हो, डिज़ाइन को, तो उसके लिए आपको क्या कहाँ जाना पड़ता है, कस्टमाइज के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ये अभी मैंने हेडर बिल्डर पर क्लिक किया, नीचे क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइज, यानी कि ये कस्टमाइज के अंदर चला जाएगा। ये अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कस्टमाइजर इसका किस टाइप का होता है। सिंपल ये है कि थीम को एडिट करने के लिए हमें कस्टमाइज के अंदर जाना पड़ता है, यानी कस्टमाइजर यूज करना पड़ता है इसको, ठीक है ना। थीम का कस्टमाइजर होता है, एलिमेंटर का तो एलिमेंटर पेज बिल्डर होता है, सिंपल। या कोई भी बिल्डर होगा उसका पेज बिल्डर होता है, उसका अपना एडिटर होता है पेज बिल्डर का। बट थीम के लिए क्या यूज करते हैं हम, कस्टमाइजर यूज करते हैं। जैसे ये साइट आइडेंटिटी, जिस तरह लोगो हो गया, फैब आइकन हो गया, इसके लिए हम यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे वन बाय वन उन्होंने दिए हुए हैं। सिंपली आप यहाँ से कस्टमाइजर के अंदर भी जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अभी वो डायरेक्ट वहीं पे आ गया, ठीक है, मेन्यूज के अंदर और लोगोस के अंदर वो सारी चीज़ें, बल्कि हेडर के अंदर। बल्कि मैं स्टार्ट में चला जाता हूँ। जैसे यहाँ पे भी अपेयरेंस के अंदर नीचे पैटर्न के नीचे भी कस्टमाइज है, यहाँ पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ फिर भी मैं सेम पेज, इसी पेज, ठीक है। और कस्टमाइजर की सिंपल सी थोड़ी सी सेटिंग्स नहीं है, बाकी एडवांस साथ साथ इंसान सीखता ही रहता है और पता चलता रहता है इन चीज़ों का। ये लेकिन सेम हुई है, ठीक है। तो जब भी आपने किसी भी थीम की कोई भी चीज़ एडिट करनी हो, मिसाल को अगर आपने फुटर को चेंज करना हो, अब हम क्योंकि थीम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पेज बिल्डर नहीं यूज़ कर रहे फिलहाल अभी के लिए, तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर थीम यूज़ होगा, कोई भी पेज बिल्डर नहीं होगा, उसके लिए फर्स्ट करें, क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि मुझे फुटर चेंज करवाना है, मुझे थोड़ा सा कंटेंट चेंज करवाना है, ठीक है, या फिर मुझे आइकन चेंज करवाना है, तो वो आप कहाँ पे करेंगे, ये कस्टमाइजर के अंदर आके करेंगे। थीम के सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और उसके अपीयरेंस के अंदर भी कस्टमाइज से जा सकते हैं। एक्स्ट्रा थीम होगा तो यहाँ पे भी कस्टमाइज का ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं कस्टमाइजर की डैशबोर्ड और सेटिंग के अंदर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, थीम को कस्टमाइज कर रहे हैं, थीम को एडिट कर रहे हैं, सिंपल। अब एक्टिव थीम कौन सा है, एक्स्ट्रा। अभी हम एक्स्ट्रा को कस्टमाइज कर रहे हैं, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई और थीम चेंज करना चाहें तो, जैसे ये वाला, ठीक है। बट अभी हम एक्स्ट्रा ही यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा के बाद हमारे पास मोर ऑप्शन अवेलेबल इन प्रो, वो कह रहे हैं कि अब अगर आपको मजीद ऑप्शन चाहिए तो वो प्रीमियम आप ले सकते हैं इसका। सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर ग्लोबल्स का। ग्लोबल्स के अंदर टाइपोग्राफी आती है। टाइपोग्राफी किसको कहते हैं, फॉन्ट्स को, ठीक है। ये जैसे जितने भी फॉन्ट्स हैं उनके साइजेज हैं, ये सारे टाइपोग्राफी के अंदर ही आते हैं। जैसे टाइपोग्राफी के अंदर हम आते हैं, बने बनाए प्रीसेट्स भी अब पहले से इसके अंदर फर्ज करें, मैं पहला प्रीसेट यूज करता हूँ, ये देखें सारे फॉन्ट्स चेंज हो गए। ऊपर वाला हेडिंग है जिसका नाम है प्ले फेयर डिस्प्ले, और नीचे वाला है बॉडी, बॉडी फॉन्ट कौन सा है, ओपन सेंस। यानी हेडिंग के लिए ये ऊपर हावर करें तो ऊपर आ जाता है प्ले फेयर डिस्प्ले और ओपन सेंस, ये दोनों फॉन्ट्स यूज हो रहे हैं। इसी तरह ये दूसरा जो है प्रीसेट बना हुआ है, ये हेडिंग्स के लिए लेटो है और बॉडी के लिए लोरा। तो आपको जो अच्छा लगता है आप प्रीसेट्स में से भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये फोर्थ वाला हम यूज कर लें तो ये भी अच्छा है, ठीक है, पहले वाला भी ठीक है, ठीक है। अगर हम फोर्थ वाला यूज करते हैं,
अगर आपको प्रीसेट यूज़ नहीं चाहिए, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है? जैसे अब हमारे पास बॉडी फ़ॉन्ट है, बॉडी फ़ॉन्ट का मतलब वो होता है जहाँ भी पैर होंगे, वहाँ पे ये जैसे ये नीचे वाला है, ये बॉडी फ़ॉन्ट है, ये भी बॉडी फ़ॉन्ट है। ठीक है? और जैसे हम ब्लॉग पोस्ट पे भी ओपन करते हैं, उसके नीचे जो कंटेंट होता है सारा, वो सारा बॉडी फ़ॉन्ट होता है। बॉडी फ़ॉन्ट में अभी इनहेरिट आ रहा है, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का थीम था वही आ रहा है। ठीक है? तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोई सा भी, जैसे मैं हेलवेटिका कर देता हूँ। सारे चेंज हो गए वैसे तो। हेडिंग यहाँ पे हेडिंग्स वैसे बेसिकली नहीं है, क्योंकि हेडिंग अगर हम नीचे चेंज करेंगे तो फिर जाके चेंज होगी। ठीक है? इसी तरह हेलवेटिका के बजाय अगर आपको कोई और चाहिए, आप कोई और ट्राई कर लें जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है? जैसे मैं एक और चेक करता हूँ, पॉपिंस चेक कर लें आप, ये भी अच्छी थीम है। देखें, ठीक है? मैं बॉडी फ़ॉन्ट के लिए पॉपिंस यूज़ कर लेता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, उसका फ़ॉन्ट वेट क्या रखना चाहते हैं। 100 करेंगे तो वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल बारीक। वेट आपने ध्यान में रखना है, फ़ॉन्ट का वेट। ये दूसरा वज़न नहीं होता, ये इसकी मोटाई होती है फ़ॉन्ट की। ठीक है? अगर फ़ॉन्ट वेट 100 होगा तो वो बिल्कुल बारीक होगा, सुई की तरह या बाल की तरह। 200 करेंगे तो वो थोड़ा-सा लाइट, 300। नॉर्मल जो फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट वेट होता है टेक्स्ट के लिए, वो 400 होता है। आपने ये ज़हन में रखना है। ठीक है? नॉर्मली हम कितना यूज़ करते हैं, तो ये नीचे वाला टेक्स्ट है, इसके लिए 100 होता है, और ये ऑप्टिमल नॉर्मल होता है। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको मीडियम चाहिए तो मीडियम थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। ठीक है? फिर इसके बाद सेमी बोल्ड, फुल बोल्ड होता है, वो 700 होता है। ठीक है? उसका वेट कितना होता है, 700। जैसे आपने बोल्ड फ़ॉन्ट सुना होगा, तो ये बिल्कुल बोल्ड है। बोल्ड के बाद एक्स्ट्रा बोल्ड 800 हो जाता है उसका वेट। और मैक्सिमम वेट कितना होता है फ़ॉन्ट का, 900 होता है, जिसमें वो बिल्कुल ही थिक हो जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ होगी। तो हमने बॉडी के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए कितना होगा हमारे पास, नॉर्मल ही होगा 400। दूसरा ऑप्शन भी, दूसरा अब ये इन्होंने पता नहीं क्यों ऐड किया हुआ, इसका मुझे आइडिया नहीं है। डबल है फ़ॉन्ट वेट, इसका कोई तो मकसद होगा, चलें जो भी हो। ठीक है? बॉडी फ़ॉन्ट इस तरह आपने चूज़ कर लिया है, यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं, जितना आप लोगों ने रखना है। ठीक है? 64 के बजाय वैसे 16 होता है, 16, 18, 20, 14, जितना भी आप रखना चाहें उसके लिए रख सकते हैं। पिक्सेल्स के अंदर भी EM, VW और EM, ये फ्यूचर में देखेंगे। ये फ़ॉन्ट साइज़ेस के पैमाने होते हैं। ठीक है? उनको कैसे पैमाइश की जाती है फ़ॉन्ट्स की, जैसे हर चीज़ का पैमाना होता है, इसी तरह फ़ॉन्ट्स का भी पैमाना होता है कि आप पिक्सेल्स के अंदर फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं, EM के अंदर, VW के अंदर और EM के अंदर। इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये फ्यूचर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। अभी के लिए आप जस्ट पिक्सेल्स नोट रखें ज़हन के अंदर। 1 पिक्सल बराबर होता है स्क्रीन के ऊपर 1 पॉइंट के। ठीक है? यानी कि अगर पास करें, आपकी स्क्रीन का आपकी स्क्रीन के ऊपर 1000 पिक्सेल्स हैं। ठीक है? तो अगर आप 1 पिक्सल उसका फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, तो वो उस 1 पिक्सल के अंदर उसने एडजस्ट होना होता है। ठीक है? तो अभी 16 पिक्सेल्स हैं, तो वैसे इसका मुझे सही तरह से खुद भी कंसेप्ट नहीं ज़हन में आ रहा, बट 1 पिक्सल 1 पॉइंट के बराबर होता है। आपने ये ज़हन में रखना है, 16 पिक्सल 16 पॉइंट्स के बराबर हो जाएगा। अब 1 पॉइंट पता नहीं, यानी कि स्क्रीन के हिसाब से होते हैं या नहीं होते, ये मेरे ज़हन में सही तरीके से नहीं है। बट इसमें परेशान होने वाली कौन-सी बात है। 1 पिक्सल इज़ इक्वल टू, अरे लॉगिन ही नहीं है। या फिर आप ट्राई इट फर्स्ट कर सकते हैं, अगर लॉगिन नहीं करना चाहते तो। स्टे लॉग्ड आउट। हट जा अभी के लिए। ओके। ओके,
1 पिक्सल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डिजिटल स्क्रीन्स। ठीक है, ये सबसे छोटा यूनिट होता है। ये जस्ट मैं पिक्सल के बारे में बता रहा हूँ, बाकी जो डिटेल इसकी वो हम बाद में इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे। रिप्रेजेंटिंग सिंगल पॉइंट इन एन इमेज और डिस्प्ले, यानी एक डिस्प्ले के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक सिंगल पॉइंट एक पिक्सल के बराबर होता है। इस एक्चुअल साइज डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन एंड पिक्सल। हाँ, अगर खास कर आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है 1920 बाई 1080, तो एक पिक्सल क्या बराबर होगा, 1920 के एक पॉइंट के बराबर होगा। ठीक है, एक पिक्सल जो है अप्रोक्सीमेटली 1/72 ऑफ एन इंच, यानी 1 इंच का 72वां हिस्सा होता है एक पिक्सल। बस बाकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये है कि एक पिक्सल एक पॉइंट के बराबर होता है, उस हिसाब से आप उसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। और जो नॉर्मल साइज होता है फ़ॉन्ट का वो 16 पिक्सल्स के राउंड अबाउट होता है। 16 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि डिज़ाइन किस हिसाब का आपने बनाना है, किस तरह का फ़ॉन्ट साइज आपको चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे कि अभी दिया रहा है 12, 13, 14, 15, 16, जितना चाहिए आपको। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल क्लिक हो जाता है। ओके, उसके बाद नीचे है लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब होता है, ये देखें, ये ऊपर वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है। इसके दरमियान हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके दरमियान स्पेस कितनी आप लोगों ने रखनी है। लाइन हाइट अभी 1.65 EM है। पिक्सल के अंदर भी आप दे सकते हैं, EM के अंदर दे सकते हैं, बट लाइन हाइट हमेशा EM के अंदर दी जाती है। EM बराबर होता है एक, जितना भी फ़ॉन्ट का साइज होता है। जैसे अभी एक EM बराबर है 14 के, यानी फ़ॉन्ट साइज 14 है तो एक EM भी 14 के बराबर होगा। अगर आप पिक्सल्स देते हैं तो पिक्सल्स के लिए आपको यहाँ पे 14 पिक्सल देंगे तो वो तकरीबन बिल्कुल बराबर आ जाएंगे, यानी कि उनके दरमियान स्पेसिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। जीरो करते हैं तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे टेक्स्ट। ये देखें, जीरो का मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। लाइन हाइट का मतलब ये होता है कि अब टेक्स्ट के अंदर जितनी भी लाइंस हैं उनके दरमियान स्पेसिंग आप लोगों ने कितनी एडजस्ट करनी है। ठीक है, अब 14 फॉन्ट साइज है, यानी फॉन्ट साइज के हिसाब से ही इसकी लाइन हाइट होती है। तो अगर मैं फर्ज करें इसको बढ़ाता जाता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं इसका विजुअलाइजेशन। अगर मैं 10 करता हूँ तो क्योंकि फॉन्ट साइज 14 है और इसके दरमियान स्पेसिंग 10 है, इसलिए ये अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहे हैं। 10 के बजाय अगर मैं 14 करता हूँ तो फिर वो बिल्कुल इक्वल्स एक दूसरे के बराबर बराबर आ जाएंगे। ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। 14 के बजाय अगर मैं 16 करता हूँ या 20 कर देता हूँ तो अब थोड़ी सी इनके दरमियान स्पेसिंग आ रही है। ठीक है, सिंपल ये है कि इनके दरमियान अगर आपने स्पेसिंग बढ़ानी है तो जितना फॉन्ट साइज होगा उससे 5-6 पिक्सल आपने ज़्यादा रखने हैं लाइन हाइट में। सिंपल। ठीक है, इसी तरह आप जितना मर्जी बढ़ाते जाएंगे उनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। तो बजाय इसके कि आप मैनुअली पिक्सल्स के अंदर ये बढ़ाएं, ठीक है, जैसे 16 है तो उसको 14 है तो उस हिसाब से आप 18 करें या 20 करें, उसके बजाय सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर फर्स्ट करें फ्यूचर में आपको फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ जाता है, अभी आपने 14 रखा हुआ था और उसकी लाइन हाइट हुई थी 18, ठीक नज़र आ रहा है। फ्यूचर में अगर आपको फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ता है, 14 के बजाय आप 18 करते हैं, फिर देखें स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है। फिर आपको यहाँ से 18 के बजाय यहाँ पे फिर 22 या 24 करना पड़ेगा, फिर जाके एडजस्ट होगा। तो बजाय इसके आप पिक्सल्स के अंदर रखें, पिक्सल के बजाय आप क्या करें, EM यूज़ किया करें इसके लिए। ये हर जगह पे यूज़ होता है। जब आप डिज़ाइन बनाएंगे एलिमेंटोर के अंदर या किसी भी थीम के अंदर तो ये सारे जो हैं यूनिट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पिक्सल्स EM साथ साथ जो जो चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी वो मैं बताता जाऊँ। फ्यूचर में हम दोबारा एक डेडिकेटेड वीडियोस के ऊपर रख लेंगे कि पिक्सल्स क्या होते हैं, EM क्या होते हैं, रैम क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी चलें साथ आ रही हैं तो इनको मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ। तो एक EM बराबर होता है जो उसके पेरेंट का फॉन्ट साइज होता है, ये अपने जहन में रखना। EM, एक EM है और एक REM है। ठीक है, तो हम अभी क्या देख रहे हैं, EM देख रहे हैं। तो एक EM बराबर होता है जितना फॉन्ट साइज। अब इसका फॉन्ट साइज पेरेंट, पेरेंट का मतलब ये जिस चीज को भी आप एडिट कर रहे हैं, यानी कि उसी फॉन्ट को आप एडिट कर रहे हैं ना, तो उसका फॉन्ट साइज अभी के लिए 18 है। अगर मैं एक यहाँ EM लिखता हूँ तो वो 18 के बराबर होगा। ठीक है, ये देखें बिल्कुल स्पेसिंग ना होने के बराबर है। या इसी तरह अगर मैं पिक्सल्स के अंदर भी इसको अगर 18 करता हूँ तो दोनों सेम है। ठीक है, इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है।
तो एक EM बराबर होता है उसके अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के इक्वल। ठीक है, तो अब आपने स्पेसिंग रखनी है, फर्ज करें 18 पिक्सल उसकी फॉन्ट साइज है, तो आप स्पेसिंग रखना चाहते हैं 22 या 24, तो आप सिंपली क्या किया करें 1.2 रखना पड़ता है, 1.2 कर दिया करें स्पेसिंग। ठीक है, या कंटेंट के लिए 1.4 कर दिया करें और हेडिंग्स के लिए 1.2 कर दिया करें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि 1.4 अभी कर दी है तो 18 का 1.4 कितना होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 1.4 करें तो ये बन जाएगा 9 8 26 के ऑलमोस्ट 25-26 बन जाएगा जितना भी बनता है। ठीक है, यानी 26 पिक्सल इनके दरमियान स्पेसिंग आ रही है। अगर इसी तरह मैं 18 के बजाय मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, फिर क्या होगा? अब इसके दरमियान स्पेसिंग कितनी होगी? तो फॉन्ट साइज चेंज हो गया बट वो वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्पेसिंग जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी है। वो कैसे? अगर 10 है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे पिक्सल के अंदर होता फिर हमें चेंज करना पड़ता, बट अब हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये खुद एडजस्ट हो गया, क्योंकि एक रैम बराबर है 10 पिक्सल और यहाँ पे उसकी स्पेसिंग है 1/4 यानी 14 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज 10 पिक्सल है बट इसके दरमियान स्पेसिंग ऑटोमेटिकली 14 हो गई है। तो ये इसका बेहतरीन फ़ायदा होता है। अगर इसी तरह मैं थोड़ा सा बढ़ाता जाऊँ तो स्पेसिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट होती जाएगी, हमें यहाँ पे उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये फ्यूचर में भी हम इन कंसेप्ट को देखेंगे इंशाल्लाह। अभी जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। ये थी हमारे पास लाइन हाइट, यानी कि ये देखें वर्ड ए लिखा हुआ है उसके ऊपर और नीचे लाइन है, यानी इसके ऊपर और नीचे हमने एडजस्टमेंट करनी होती है स्पेसिंग की। अब अगला ऑप्शन है ए के लेफ्ट और राइट पे। ठीक है, लेटर स्पेसिंग, यानी ए जैसे फर्स्ट करें हमारे पास डब्ल्यू है, डब्ल्यू के आगे एच आ रहा है, इनके दरमियान स्पेस, जितने भी लेटर्स हैं इनके दरमियान स्पेसिंग को कहते हैं लेटर स्पेसिंग। ठीक है, लेटर स्पेसिंग वैसे पिक्सल्स के अंदर ही यूज होती है। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक ही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो लेटर स्पेसिंग के लिए फर्ज करें अभी 0 होगी तो बिल्कुल स्पेसिंग नहीं होगी, मैं माइनस में जाता हूँ, ये देखें करीब हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें कितना डिफरेंस हो रहा है स्पेसिंग का। इस तरह मैं 1 करता हूँ, अब स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है, 2 करता हूँ। लेटर स्पेसिंग का मतलब होता है हर एक लेटर के दरमियान स्पेसिंग। एक और ऑप्शन भी होता है मुख्तलिफ पेज बिल्डर्स के अंदर, वर्ड स्पेसिंग, वो वर्ड्स के दरमियान होती है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग लेटर्स के दरमियान होती है। अब लेटर का मतलब ये है कि एच एक लेटर है, वो दूसरा लेटर है, डब्ल्यू तीसरा, इन तीनों के दरमियान स्पेसिंग। इसी तरह हर एक लेटर के दरमियान स्पेसिंग ये 5-5 पिक्सल अब आ रही है। ठीक है, इसलिए अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 थी, 0 ही रहने दें। आप इसको अपने हिसाब से अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो इस चीज़ को कर सकते हैं। और एक होती है वर्ड स्पेसिंग, वर्ड का मतलब है वाइल एक वर्ड है, देयर दूसरा वर्ड है, तो इनके दरमियान जो स्पेस है ये छोटी सी जो है ये वाली ये एडजस्ट होती है, बट यहाँ पे उसका ऑप्शन अभी नहीं है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन इसके होते हैं, चौथा फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, पांचवा वेट हो गया, छठा फ़ॉन्ट खुद हो गया, ये 4-5 इसके ऑप्शन होते हैं। और कुछ ये चीज़ें इसकी, आपको सारे जितने भी लेटर्स हैं वो छोटे चाहिए, तो जितने भी होंगे वो चाहे आप बड़े भी ऐड करेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि आपको बड़ा लेटर्स, हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा चाहिए, तो आप इसको कर दें, इसको कहते हैं कैपिटलाइज। ये होता है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी। ये होता है कैपिटलाइज। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको सारे वर्ड्स बड़े चाहिए तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको चाहिए, एक मिनट, ये 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों में से आपने एडजस्ट करने होते हैं। एक है बगैर किसी डेकोरेशन के, मीन्स के अभी वर्ड्स के अंडर कोई लाइन नहीं है, इसके दरमियान में भी कोई लाइन नहीं है, तो एक यहाँ से ऑप्शन आपने चूज़ करना होता है, दूसरा आप यहाँ से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, आपको जिस तरह का भी चाहिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये छोटा रहने देंगे तो जैसे ही आप चेंजेस करेंगे टेक्स्ट के अंदर, जैसे एच बड़ा भी लिखेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, आपको दोबारा इसकी स्टाइलिंग की सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये बड़ा करते हैं तो इस तरह हो जाएगा, अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो फिर अभी कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। फिर जैसा ही कंटेंट आप ऐड करेंगे, जैसे एच बड़ा लिखेंगे तो एच बड़ा आएगा, 2 का टी छोटा आपने ऐड किया था, ये टी छोटा हो गया, तो अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट अभी के लिए अगर फर्स्ट मैं ये करता हूँ तो फिर सारे बड़े ही आएंगे पहले पहले।
ये चूज करता हूँ तो जितने भी लेटर्स होंगे वो सब दूसरे हो जाएंगे, अपर केस हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये लोअर केस है, ये कैपिटलाइज है, कैपिटलाइज मीन्स के पहला बड़ा, और ये अपर केस जिसके अंदर सारे बड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला विदाउट डेकोरेशन, कोई भी डेकोरेशन नहीं है। अगला ऑप्शन है सारा जो भी आपने जहाँ जहाँ भी ये कंटेंट यूज करेंगे, फॉन्ट यूज करेंगे, वहाँ अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू होता है, दरमियान में से ये लाइन इसकी गुजरती है, ठीक है। तो इनको मैं सिंपल ही रहने देता हूँ। आई होप कि ये चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर से नहीं गुजरी होंगी। तो कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर टेक्निकल। तो वैसे तो कहा जा सकता है कि डिज़ाइनिंग आसान है, कहा जाता है, लेकिन डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। इसको सीखने में, समझने में टाइम लगता है, टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ होती है इसमें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आपको इनकी समझ आ जाए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेहतरीन आपको समझ आ जाएंगे। अभी आपको समझ नहीं भी आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट्स हैं। जो भी डिज़ाइनिंग होती है, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइप की आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट को भी छोड़ दें, जस्ट डिज़ाइनिंग पे। डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है डिज़ाइन खुद। अगर आपका डिज़ाइन ही अच्छा नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो डिज़ाइन कौन बनाता है? डिज़ाइन उसका फ़ॉन्ट साइजेस बनाते हैं, उसके कलर्स बनाते हैं, उसके कलर स्कीम, उसके अंदर इमेजेस, उसके अंदर आपने डिज़ाइन को कैसे यूज़ किया हुआ है। ये डेडिकेटेड टॉपिक भी मैंने इसके डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये एक टॉपिक भी आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि वेब डिज़ाइन होता क्या है, गुड डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है ना, थीम वर्सेस कस्टम डिज़ाइन कौन से होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस डिज़ाइन की कौन सी होती हैं, यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस क्या होता है, रिस्पॉन्सिव एंड एडाप्टिव वेब डिज़ाइन क्या होता है, स्पीड एंड परफॉर्मिंग इन वेब डिज़ाइन, ये चीज़ें क्या होती हैं। ये मैंने देखने कि डिज़ाइन आपको प्रैक्टिस कराने से पहले ये एक टॉपिक रखा हुआ है कि जब तक आपको इस चीज़ की सेंस नहीं होगी आप कभी भी डिज़ाइन नहीं बना सकेंगे। जब तक आपको फ़ॉन्ट्स का पता नहीं होगा, जब तक आपको कलर्स का पता नहीं होगा। आप फर्ज करें, आप एक बना रहे हैं बटन, ठीक है, बटन बना रहे हैं, जब तक आपको उसकी पैडिंग का आइडिया नहीं होगा, आपको उसके फ़ॉन्ट साइजेस का पता नहीं होगा, आपको कलर्स का पता नहीं होगा, कलर कैसे होता है। साफ तौर पर अगर मैं करता हूँ, इसके कलर्स के अंदर जाता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है, और टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ ब्लैक। अब मुझे खुद बताएं क्या ये प्यारा लग रहा है? बैकग्राउंड कलर ओके है, लेकिन इसके ऊपर टेक्स्ट का कलर बिल्कुल भी विजिबल सही तरीके से नहीं है, ठीक है। तो ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है डिज़ाइन की। तो हमें जब तक इन चीज़ों की सेंस नहीं होगी तो हम कभी भी डिज़ाइन नहीं कर सकते, इसलिए डिज़ाइनिंग सबसे मेन चीज़ है। अब इसके ऊपर मैं वाइट करता हूँ, ये देखें बिल्कुल कंट्रास्ट के अंदर आ रहा है कलर, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, अट्रैक्टिव भी है, और बैकग्राउंड कलर भी हमें उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। कलर स्कीम्स हमने चूज करनी होती हैं एक डिज़ाइन के लिए, ठीक है ना, किसी भी डिज़ाइन के लिए। अब ये वाला बैकग्राउंड कलर अगर इसके ऊपर वाइट हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये हम देखेंगे बाद में भी कि कलर स्कीम और सारी चीज़ें ये क्या होती हैं। फॉन्ट्स, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि फॉन्ट्स, कलर्स और डिज़ाइन सेंस जो है ये सबसे मेन क्या कहते हैं बुनियाद होती है। अगर आपकी बुनियाद ही ये गलत रहेगी तो आगे आप लोग कभी भी अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकेंगे। मेरे पास कई ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जिनको देख के ही बस दिल करता है ना कि ये पता नहीं किसने बनाई है और क्यों बनाई है, और पता नहीं उसने बनाने की जहमत ही क्यों की है। तो अगर आप लोग भी वैसी ही वेबसाइट्स बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस वजह से आपने जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो उसकी बेसिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब बेसिक्स अच्छी हो जाएंगी तो बाद में आप चाहे जो मर्जी करेंगे आपको कभी भी कोई इश्यू नहीं आएगा। गॉट इट? तो ये सबसे आज का अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद ये था बॉडी फॉन्ट। अब हम चूज़ करेंगे, जब हेडिंग फॉन्ट को जब हम चूज़ करेंगे तो जस्ट हेडिंग इफेक्ट्स होंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे हैप्पी का चूज़ करता हूँ, जस्ट हेडिंग चेंज हुई है, या फिर गॉर्जिया चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी कंटेंट, पहले बॉडी फॉन्ट था, बॉडी फॉन्ट वैसे ओवरऑल होता है पूरी वेबसाइट के, उसमें हेडिंग्स और फॉन्ट और टेक्स्ट सारा चीज़ें आ जाती हैं। बट जब हम बॉडी फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया तो बाद में अगर हम हेडिंग्स को चूज़ करेंगे तो वो हेडिंग्स ही जस्ट अप्लाई होंगी, फिर
बॉडी के लिए जस्ट पैराग्राफ ही रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट कर सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट अलग हो जाएगा और हेडिंग्स का आप फॉन्ट अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हम हेडिंग्स के भी बाकी वही ऑप्शन है सारे। फॉन्ट वेट हम करते हैं 700, 400 पे ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, अभी चेंज नहीं हो रहा वैसे, इस पे है ही नहीं। फॉन्ट चेंज करते हैं, वही फॉन्ट यूज़ करते हैं जो हमने नहीं डिफरेंस करना चाहिए। आप हेडिंग के लिए अलग फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ के लिए अलग। दो ही फॉन्ट्स यूज़ करने हैं या मैक्सिमम 3। ठीक है, उसके ज़्यादा नहीं। जैसे एक वेबसाइट है ए लिस्ट, यहाँ पे नहीं, nailapple.com, ए लिस्ट ए लिस्ट nailsfl.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ये वैसे बनी पहले से ही थी, बट इसमें कुछ चेंजेस मैंने की थी बाद में। तो ये देखें, आप इसमें हेडिंग के लिए डिफरेंट फॉन्ट यूज़ हो रहा है, पैराग्राफ के लिए डिफरेंट। कोशिश करनी है आपने ये दो फॉन्ट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, यानी एक हेडिंग का फॉन्ट होगा और दूसरा कौन सा होगा आपके लिए, पैराग्राफ का फॉन्ट। अब मैं फॉन्ट्स आपको चेक भी करवा देता हूँ कौन से हैं। ये मॉन्स्ट्रेट है और दूसरा ये भी सेम है, बल्कि सेम ही है, तो आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा फॉन्ट अगर आप यूज़ करना चाहें तो सब हेडिंग के लिए आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, करना चाहें। बट ये इतना ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं होता, यानी सब हेडिंग कहीं कहीं यूज़ होती हैं, डिज़ाइन के अंदर भी ये देख लें कहीं कहीं। ठीक है, यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कोशिश करनी है आपने दो ही फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, हेडिंग के लिए और एक पैराग्राफ के लिए। ओके, और तीसरा करना है तो आप सब हेडिंग्स के लिए अलग यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं दो में से, जैसे ये हेडिंग है या पैराग्राफ है, इन्हीं में से ही कोई ना कोई आपने फॉन्ट बटन्स के लिए भी यूज़ करना है। वही फॉन्ट आपने यूज़ करना है जो कोशिश करें लोगों के अंदर भी अवेलेबल हो। यानी जो ब्रांड फॉन्ट्स होते हैं, आप लोगों ने जब भी क्लाइंट से ये चीज़ डिस्कस करनी है डिज़ाइनिंग के लिए, तो आपने उससे पूछना है कि आपके पहले कोई ब्रांडिंग, कोई ब्रांड्स, कोई आपके ब्रांड डिज़ाइन, ठीक है, आपके ब्रांड की कोई फोटोग्राफी फोटोग्राफी होती है, कौन सी होती है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपने उससे पहले सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद ही जाके आपने अपना नेक्स्ट काम करना है। यानी आपके फ़ॉन्ट्स कौन से चाहिए, या कलर्स आपके कोई प्रेफरेबल कलर्स हैं, या कोई रेफरेंस वेबसाइट आप मुझे बता दें जिसके फ़ॉन्ट्स भी आपको अच्छे लगते हों या कलर्स अच्छे लगते हों। ठीक है, अगर वो कहता है कि अप टू यू सारी चीज़ें, तो फिर आपने सारी चीज़ें ध्यान से ही करनी है, क्योंकि फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती, बल्कि आपने खुद ही सारी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। तो इस वजह से आपको इन चीज़ों की अच्छी सेंस होनी चाहिए कि हमने हेडिंग के लिए कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, पैराग्राफ के लिए कैसा फ़ॉन्ट होना चाहिए, इन दोनों का लिंक क्या है, उसके अलावा कलर्स, और ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे, और ये सबसे अहम चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस तरह मैं हेल्वेटिका, वैसे बहुत हेल्वेटिका नहीं, अभी कौन सा फ़ॉन्ट आप देख के आए थे, इसका नाम है मोंटस्ट्रैट, MONT वाला। ठीक है, ये हेडिंग के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह इसका फॉन्ट वेट हम कर लेते हैं 300 करेंगे, तो वैसे इसमें बोल्ड ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इस वजह से आप चेंज नहीं कर सकते मेरे पास। 700 बोल्ड, जैसे नहीं, अभी 400, 500, 600, 600 थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी वो है ही नहीं उसमें। फिर आप 700 कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फ़ॉन्ट्स के भी अपने फ़ॉन्ट, कुछ फ़ॉन्ट्स के उसमें वेट्स नहीं होते, कम होते हैं, यानी कि कुछ के अंदर फर्स्ट में 400 नहीं होता, 500 नहीं होता, तो जो होंगे वही फिर यूटिलाइज होंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपने अपने हिसाब से कर लेना है, जो भी अवेलेबल हों। हेडिंग के लिए तो वैसे 700 ही यूज़ होगा। ठीक है, या 600 या 700। उसके बाद बाकी चीज़ें आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है, ये मैंने ऑप्शन आपको बता दी हैं। तो जब भी आपने कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, जैसे अभी हम एस्ट्रा के अंदर फर्स्ट करें डिज़ाइन कर रहे हैं, एलिमेंटो नहीं यूज़ कर रहे, तो उसके लिए सबसे पहले ये थीम के अंदर आकर आपने टाइपोग्राफी लाजमी सेट करनी है। हेडिंग्स की सबसे पहले टाइपोग्राफी, जो फ़ॉन्ट आपने यूज़ करने हैं, पैराग्राफ के लिए जो फ़ॉन्ट और साइज़ आपने यूज़ करना है, यहाँ से लाजमी आपने पहले एडजस्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा अपने कलर्स जो जो यूज़ करने वो हम देखेंगे नेक्स्ट। इसी तरह H1 का फ़ॉन्ट है, H1 का आप अलग साइज़ रख सकते हैं। H1 मीन्स के जो आपने सबसे बड़ी हेडिंग यूज़ करनी है डिज़ाइन के अंदर। एक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी H1, H2, H3, H4 होते हैं, वो मैंने प्रीवियस वेबसाइट के अंदर क्लास के अंदर आपको बताया था कि सबसे जो मेन हेडिंग होती है, जो टाइटल होता है हमारी पोस्ट का, वो H1 होता है हमेशा।
ठीक है। और एसईओ के हिसाब से वो सबसे मेन हेडिंग होती है, यानी टाइटल हमेशा H1 होता है, और टाइटल हमेशा किसी भी पेज का या पोस्ट का वो एक ही होता है, ठीक है। वो दो नहीं हो सकते टाइटल कभी भी। आपके जैसे फर्ज करें कोई भी हेड है, हेड एक ही हो सकता है, ठीक है। किसी भी यानी कंपनी का शेयरिंग तो डिफरेंट होती है, बट ये है कि इसमें एक ही टाइटल होता है, इस वजह से एक ही H1 हो सकती है ब्लॉगिंग एसईओ के अंदर या ब्लॉगिंग के अंदर। और इसी तरह यहाँ पे उसकी जो सब हेडिंग होगी वो कौन सी होगी, H2 होगी, और H2 की सब हेडिंग कौन सी होगी, H3 होगी। यानी अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं और उसका टाइटल जो भी था वो आपने ऐड कर दिया, उसके बाद पहली जो हेडिंग आएगी, जो पहला टॉपिक होगा उसका, वो H2 आएगी। और H2 का अगर उसके अंदर कोई और टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, उसका सब होगा वो H3 आ जाएगा, इस तरह, ठीक है। इस तरह अगर H3 का कुछ सब आता है तो H4, नहीं तो फिर दूसरी आप H2 ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर चलती है, ये हम फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह। बट यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग के हिसाब से है, तो H1 का मतलब ये है कि सबसे बड़ा जो आपने डिज़ाइन के अंदर हेडिंग ऐड करनी है, उसको आप H1 का एक नाम दे लेते हैं। कि जहाँ भी हमने बड़ी हेडिंग यूज़ करनी होगी वहाँ H1 का स्टाइल ले लेंगे, उससे छोटी हेडिंग ऐड करनी होगी तो H2 का स्टाइल दे लेंगे, इस हिसाब से। तो अब देखें, अगर फर्ज करें हमारे पास फ़ॉन्ट जो भी हमने यूज़ करना है, इनहेरिट का मतलब है जो थीम के ज़रिए से आ रहा है, बट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर लें, बट अभी इनहेरिट ही रहने दें, ठीक है। और इसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट 700 कर दें। फ़ॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ, फर्ज करें ऑलमोस्ट 60, H1 का 60 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें ओके हैं, चेंज करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। अब इसका फ़ॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ, फर्ज करें 50, जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। वैसे ये तरह होता नहीं है, ये हम फ्यूचर में देखेंगे जब एलिमेंट्री के अंदर वेबसाइट बनेंगे, जैसे ये अभी मैं आपको बताने के लिए। H3 के अंदर इसका कर देता हूँ 40, H4 के अंदर आ जाएगा 30। 10-10 का गैप ऐसे होता नहीं है, गैप 6 का 4 का इतना ही होता है मोस्टली। 25, H5 थी ये, ठीक है। H6 आपने इस तरह इसी हिसाब से तरतीब के साथ लिखने हैं सारे सारे। बस करें 20, ठीक है। इस तरह आपने उन सबके फॉन्ट साइजेस एडजस्ट कर लेने होते हैं। तो पैराग्राफ मार्जिन बॉटम, जैसे ये पैराग्राफ है, अगर मैं किसी भी एक पोस्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, इनके दरमियान जो स्पेसिंग ये देखें ये आ रही है, ठीक है, ये वाली इसके ऊपर। तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल थोड़ी हो गई है, जो बाई डिफ़ॉल्ट होती है इसकी 0.5 एम, EM बराबर है जितना फॉन्ट साइज है उसी के हिसाब से एडजस्ट होगी ये वाली, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे 16 है तो 16 के हिसाब से ही अगर आप एक करेंगे, एक EM करेंगे, तो वो 16 ही इसके दरमियान ये स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है, इनके दरमियान। तो 1 EM ही ओके है। अंडरलाइन कंटेंट लिंक्स, जहाँ भी लिंक होगा, जैसे ये वाला है, ये लिंक है, ठीक है, इसको अगर आप ऐड करेंगे, वैसे ये लिंक नहीं शुमार हो रहा, लिंक डिफरेंट होंगे इस कंटेंट के अंदर, जहाँ भी हम इंटरलिंकिंग करेंगे तो उसके नीचे लाइन आ जाएगी, ठीक। तो ये भी है, ये थी टाइपोग्राफी। अब मैं आपको ना एक थोड़ी सी इसको सर्किट दिखाता हूँ। हम पेज को मैं रेफरेंस को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे हेडिंग ऐड करता हूँ। देखिए जैसे ही H1 की ऑटोमेटिक उसका साइज बड़ा हो गया। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। H1 H2 करूँगा उससे छोटा साइज आ जाएगा, यानी जहाँ पे मुझे सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए होगी, यहाँ पे तो मैं ये SEO वाली हेडिंग है, ये स्टाइलिंग वाली नहीं है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑटो भी चेंज हो जाता है, हम इधर से भी चेंज कर सकते हैं इसकी स्टाइलिंग। जैसे ये H1 है, अब H1 तो हमारे पास सबसे मेन हेडिंग है, यानी कि पेज का टाइटल है जैसे होता है, ठीक है। और इसका साइज इतना ही बाय डिफॉल्ट थीम के अंदर इतना है, बट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। थीम के अंदर हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था H1 का साइज, ठीक है। अब इधर हम आते हैं, यहाँ पे अगर हम आए टाइपोग्राफी के अंदर, ये टाइपोग्राफी जो हमने वहाँ पे सेट की थी, एक ये साइजेस हैं, जैसे ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट अब यहाँ पे रहने दें। आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें, टाइपोग्राफी का अभी रिसेट कर दें, ठीक है। और एक और ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक करें, इसके नीचे वाला,
तो यहाँ पे भी पिक्सल के अंदर भी आप कस्टम दे सकते हैं, साइज देना चाहें जितना भी अपने हिसाब से आप करना चाहें कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। ये नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे आए और इधर होने चाहिए थे वो वाले, पेरेंट्स में तो कलर आ जाएगा। लाइन हाइट भी आप यहाँ से, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस हिडन होते हैं। ये थीम की ही सेटिंग है सारी, ठीक है। उस पेज को हम एडिट कर रहे हैं और थीम का ही ये बिल्डर है सारा, यानी कि गुटनबर्ग एडिटेड है और थीम, ये दोनों मिक्स हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पे इधर से हम टाइपोग्राफी के अंदर अपेयरेंस आपने चेंज करनी है तो यहाँ से आप उसके अपेयरेंस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमें रेगुलर चाहिए तो हम रेगुलर कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर दें। इसी तरह अगर आपको लाइन हाइट यहाँ पे दोबारा से एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ पे लाइन हाइट अभी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे जाए आप, ठीक है। तो ये देखिए अब उसकी लाइन हाइट 2 है, 2.1 कम करते जाएं तो ये देखें कि कम होती जा रही है। तो ये होती है लाइन हाइट बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल। डेकोरेशन भी होती है, डेकोरेशन में अंडरलाइन आप करना चाहते हैं या स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं या कुछ भी नहीं, नन, तो वो भी आप कर सकते हैं इसके। उसके बाद आता है लेटर केस। लेटर केस में नन, ये सारे क्या हो जाएंगे, अपर केस, ये लोअर केस, और ये कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब पहला बड़ा उस सेंटेंस का, और बाकी सारे छोटे होंगे। सेंटेंस का होता है उस वर्ड का, ठीक है। सारे वर्ड्स के पहले वर्ड्स पहले लेटर बड़े हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी सारे ऑप्शन इधर भी अवेलेबल होते हैं आप करना चाहें तो। बाकी ये थीम्स की ये वाली है, ठीक है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, इनमें से कोई से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट का मैं कलर का मैंने आप लोगों को बता दिया था, आप कलर कोई सा भी चूज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया। बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहें तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड भी ऐड हो गया, ठीक है। लिंक, अगर इसके अंदर कहीं लिंक आता है, जैसे हम इसको, मैं किसी चीज के साथ लिंक कर देता हूँ जैसे google.com, तो जैसे कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वो google.com पे चला जाएगा। इस लिंक का कलर हम चेंज कर सकते हैं और वैसे होना भी डिफरेंट चाहिए। अभी देखें वो लिंक वाला हमने ऑप्शन इनेबल किया था यहाँ पे, ये वाला अंडरलाइन कंटेंट लिंक्स, ठीक है। जहाँ भी लिंक ऐड होगा वहाँ पे एक अंडरलाइन बन जाएगी। तो लिंक का कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे फर्स्ट करें, मैं ये यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ बैकग्राउंड के साथ सभी के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। द कलर कॉम्बिनेशन में बी हार्ड फॉर पीपल टू, ये देखें अब इतना ज़्यादा ये सियान नहीं है, ठीक है। वो कह रही कि ये कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि पीछे थोड़ा सा ब्लैकिश है, ठीक है, सुरमई कलर का, और ऊपर रेड है, तो ये इतना ज़्यादा सही तरीके से रीडेबिलिटी नहीं है इसकी, ये रीड नहीं हो सकती, इतना अच्छा नहीं है कलर। कलर स्कीम यानी सिंपली सही नहीं है, तो वो चेंज करें। मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड को करता हूँ फुल ब्लैक, टेक्स्ट को करता हूँ यहाँ पे वाइट, ठीक है। और लिंक का कलर मैं कर देता हूँ, फिर भी अभी कह रहा है ये सही नहीं है, चलो कोई मसला नहीं है। इसमें परेशानी वाली बात ही नहीं है। टाइपोग्राफी हो गई, इसके बाद डायमेंशन इसको रहने दें। बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं इस कंटेंट, अभी हमने कौन सी चीज़ यूज़ की हुई है, हेडिंग, तो ये हेडिंग के बाहर सारा बैकग्राउंड आया, उसी का कलर चेंज हो रहा है। अगर हम बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर का सबसे पहले मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ। ये देखें इस साइड पे बॉर्डर आ गया है उस हेडिंग पे, इसका साइज जितना भी मैं करना चाहूँ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, ये बॉर्डर होता है, इसके बाहर लाइन जो है, और बॉर्डर रेडियस होता है अपने इसके किनारे कितने कितने गोल करने। मैं यहाँ पे फर्स्ट करने करता हूँ 50, और आगे है पिक्सल, ठीक है। पिक्सल के अलावा बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 50 पिक्सल राउंड हो गया। 50 के बजाय अगर मैं परसेंटेज यूज़ करता हूँ तो ये 50%, यानी बिल्कुल गोल होने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि ये लंबा था इस वजह से ये ओवल हो गया, ठीक है। आप इसको 20% भी कर सकते हैं, या जिस हिसाब से भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स और एडवांस इन चीज़ों को आप रहने दें, ठीक है, ये हमारे भी काम की चीज़ें नहीं है। तो सिंपल ये है कि आपने, जैसे मैंने आपको ब्लॉग ऐड करना सिखाया था, ब्लॉग के भी दो तरीके थे। एक तो ये आप इस तरह गुटनबर्ग एडिटर के अंदर ब्लॉग ऐड करते हैं, एक क्लासिक एडिटर के अंदर ऐड करते हैं। तो क्लासिक एडिटर के अंदर आप ये वाली स्टाइलिंग नहीं कर सकते, बट अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिंग चाहिए ब्लॉगिंग के अंदर भी, ब्लॉग के अंदर भी, तो आप इस तरह आप उसको स्टाइल भी कर सकते हैं, लेकिन तब
जब आप यूज़ करते हैं कोई सा भी थीम, जैसे एस्ट्रा थीम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट करें, मैंने इस कौन सी पोस्ट को भी एडिट किया, इसी को ही कर रहा हूँ। होम पेज है बल्कि ये तो, होम पेज की तरह हम ब्लॉग पोस्ट को भी एडिट कर सकते हैं। लीव इट, होम पेज, ठीक है। ये देखें, इस तरह आप कोई भी यहाँ पे जैसे वो होते हैं सिटी से, ये तो जस्ट मैंने बनाया, ये इतना ये किसी भी काम का नहीं है, सीधा आपको बताऊँ, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐड किया, ठीक है। इस तरह आप लोग यहाँ पे भी एक एक एलिमेंट की स्टाइलिंग कर सकते हैं, और इस तरह फ़ॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं। कलर्स अभी मैंने नहीं देखे, तो कलर्स पे अभी आ जाते हैं। चलो कलर्स आज फाइनल कर लें, बाकी चीज़ें तो बाद में। पैराग्राफ के अंदर ये सारी हेडिंग्स के आपने ये सब हेडिंग्स के फ़ॉन्ट एडजस्ट हो गए। उसके बाद ये पैराग्राफ का भी फ़ॉन्ट एडजस्ट हो गया, ओके। और उसके साइजेस भी आप लोगों ने ऐसे समझने के एडजस्ट कर लिए जब। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हमने करने होते हैं कलर्स। अच्छा, फ़ॉन्ट्स भी आपने किस हिसाब से एडजस्ट करने होते हैं, जिस तरह आपको क्लाइंट कहेगा या आपको कोई रेफरेंस वेबसाइट देगा, जो भी इस टाइप का होगा हिसाब का, वो वक्त उस टाइम डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। जैसे फर्ज करें कोई और इस तरह की वेबसाइट है, अगर यहाँ पे वो कहता है कि मुझे इस तरह के फ़ॉन्ट्स चाहिए, तो आप सिंपली कोई भी एक्सटेंशन यूज़ करके, जैसे मैं व्हाट फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, उससे आप फ़ॉन्ट का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। जैसे ये वाला मॉन्स्ट्रेट फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, और इसकी क्या कहते हैं, वेट कितना है, 600 वेट यहाँ पे भी आ रहा है इसका, ठीक है। इस हेडिंग के लिए 600 वेट है। स्टाइल नॉर्मल है, स्टाइल का मतलब ये है कि ये इटैलिक भी नहीं है, बोल्ड भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा साइज इसका 23 पिक्सल के बराबर है। अगर आप रैम के अंदर देना चाहते हैं या ईएम के अंदर देना चाहते हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं। इसका 23 पिक्सल साइज है, ठीक। अभी 23 पिक्सल ही आप ध्यान में रखें। तो अगर आपने ये फॉन्ट्स ऐड करने होंगे, जैसे सबसे बड़ा फॉन्ट है ये हेडिंग वाला, तो वहाँ पे आप ऐड करें, मोस्टरेट आप यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आप उसको फॉन्ट वेट 600 कर दें। साइज इसका सबसे बड़ी यानी H1 का 48 हो जाएगा। लाइन हाइट आपने 53 पिक्सल दे देनी है, यहीं से भी आप देख के दे सकते हैं, या ईएम के अंदर दे लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हेडिंग के लिए 1.2 ईएम, और पैराग्राफ के लिए 1.4 ईएम, इस हिसाब से आप इनको, बहुत आसान है, यस प्रैक्टिस चाहिए। आप इसी तरह कोई भी वेबसाइट पकड़ लें, यही आप ज़हन में रख लें, alistnailsfl.com, ठीक है। आप इसको भी ओपन करके चलें, आप यही कर लीजिएगा, इसी को ही ओपन करके इसको मैं भी एग्जिट करता हूँ। H1 के लिए आपने ये वाला साइज रखना है। एक्सटेंशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपने सर्च करना है गूगल के अंदर, व्हाट फॉन्ट EXT लिखते हैं आपके पास एक्सटेंशन, समझ आएगा, समझ गई बेचारी हैं। अच्छा, व्हाट फॉन्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे आना, तो ये वाली एक्सटेंशन है आपके पास। यहाँ ऐड टू क्रोम होगा, तो आपने ऐड टू क्रोम करना है, तो ये ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद आपके पास ये यहाँ पे शो होगी नीचे, जैसे ये वाली है, इस तरह शो होगी। तो आपने क्या करना है, उस वर्ड फॉन्ट को यहाँ से पिन कर लेना है। क्रोम के अंदर है या जहाँ भी है, हर जगह पे पिन का ऑप्शन होता है। पिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह शो हो जाएगी, जैसे ये वाला है। आप इसको जहाँ भी मर्जी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले देखना है इसका फ़ॉन्ट कौन सा है, फिर वो वाला फ़ॉन्ट आप लोगों ने यहाँ पे, आप H1 का फ़ॉन्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हेडिंग का फ़ॉन्ट देना चाहे तो दे लें, ना भी देने कोई नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सब हेडिंग के लिए होगा, और वही फ़ॉन्ट आपने यहाँ देना जो यहाँ पे देंगे, ठीक है। इसका साइज़ भी मैटर नहीं करता, वैसे साइज़ है भी नहीं ये देखने। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे वो फ़ॉन्ट देना है जो भी हमने यूज़ करना है, दे दिया। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड, और कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत, ओके। फिर उसके बाद H1 का जैसे है, आपने फिर वही सर्च कर लेना है। यहाँ पे वेट हमारे पास 600 है, वहाँ पे यूज़ ऐसे है ना रेफरेंस के अंदर। और सबसे बड़ी हेडिंग है उसका साइज है, ये देखिए 600 वेट है, 600 आपने चूज करना है। और लाइन हाइट इसकी 53, सॉरी अभी साइज के अंदर आते हैं, 50 48 48 कर लें आप सिंपल। और इस तरह लाइन हाइट आप पिक्सल के अंदर करने के बाद आप यहाँ पे 53 लाइन हाइट इसकी कर दें, ठीक है। तो ये H1 का, ये देखें H1 ये वाली थी, इसका ये फ़ॉन्ट साइज अगर मैं करता हूँ 6, नहीं H1 नहीं है, ये और ही है। तो ये खुद ही वहाँ पे अपडेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने लेटर स्पेसिंग ओके है, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही ओके है।
इस तरह आपने जैसे H1 ऐड कर लिया, इसके बाद आपने देखना है उसकी छोटी हेडिंग ये वाली है, इसका 40 पिक्सल साइज है, ठीक है, वही फॉन्ट है, 600 वेट सेम है और लाइन हाइट इतनी है। उसके बाद आप आ जाएं, उससे छोटी हेडिंग जो है वो ये वाली है, ये वाली, ठीक है, नहीं इससे भी एक बड़ी होगी। आपने इस तरह एडजस्ट करते जाना है, ये 40 वाली है, ये भी 40 पिक्सल वाली है, यानी सेम है, H2 वाली, H2 स्टाइलिंग है, H2 के बाद ये भी 40 है, ये 32, देखिए देखिए ना। उसके बाद थर्ड जो है ये H3 वाली ये आ जाएगी, H3 के बाद आप देखेंगे तो H4 ये वाली आ जाएगी 23, उसके बाद आप 40 देख सकते हैं इस हिसाब से, जैसे ये वाली 22। तो इस तरह आप सारे फोन्स H1 से लेकर H6 तक ऐड करने हैं, एक दो नाम भी हों तो आपने अपने हिसाब से, अगर पास में H6 मिस हो रहा है तो H5 आप 23 22 ऐड करते हैं, तो H6 आप 18 17 आप ऐड कर सकते हैं, 18 या 19। ओके, ये आपकी असाइनमेंट है। तो इस वेबसाइट को देखते हुए आपने ये सारे फॉन्ट साइजेस ऐड करने हैं। सबसे पहले थीम ये चूज करना है, फिर कस्टमाइजर के अंदर आना है, कस्टमाइजर के अंदर आने के बाद पहला पहला ऑप्शन इसके अंदर यही है, ग्लोबल्स, फिर टाइपोग्राफी, ठीक है, एक ये असाइनमेंट होगी आपकी। दूसरा, ये सारी सेटिंग आपने एक्सप्लोर करनी है और इसके फॉन्ट्स आपने चेक करने हैं, ऐड करने हैं। दूसरा हम आते हैं कलर्स के अंदर। इसी तरह कलर्स भी होते हैं, जिस तरह हमने फॉन्ट्स एडजस्ट किए तो उसी तरह हम कलर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स भी बने हुए हैं, आप इनमें से कुछ ट्राई कर सकते हैं करना चाहें तो। ये देखें सारी स्टाइलिंग चेंज हो गई है, ये वाले उसके इस प्रीसेट्स के ये वाले कलर्स हैं, और इसके लिए स्टाइल 2 के लिए ये वाले कलर्स यूज हुए पड़े हैं, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको ब्लू के बजाय कोई और चाहिए, जो भी आप रेड रखना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसी को अगर आप एडजस्ट करना चाहें। अगर आपने प्रीसेट यूज नहीं करने, ये ग्लोबल्स के अंदर और भी काफी सेट पड़े हुए हैं, काफी सारे हैं माशाल्लाह से। प्रीसेट नंबर 9 भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप यूज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। आप स्टाइल 1 पे आप कोई और यहाँ पे कलर स्कीम ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर लेंगे, देखेंगे कलर स्कीम यहाँ पे भी चेंज होगी है और इधर भी होगी। इनमें से कोई करना चाहें, ये यानी बने बनाए फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, यानी कि बेहतरीन है। जैसे ये देखें, बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है, और उससे भी पीछे जो ये बैकग्राउंड है लाइट ग्रीन जो है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इनमें से भी आप ट्राई कर सकते हैं, इनमें से आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन आपको थोड़ा सा लाइट चाहिए, जिस हिसाब से भी आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे कोड भी उस कलर्स के होते हैं, वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। रीसेट करना चाहें तो रीसेट भी कर सकते हैं, वो थीम वाला बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपके पास कहीं गलती हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, आप एक दफ़ा कंट्रोल Z दबा के देख लें, अगर वो चेंज होता है तो। इसमें नहीं होता तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। आप क्या करें, दोबारा इस स्टाइल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे वो दोबारा चूज कर लें, ठीक है, दोबारा रीसेट हो जाएगा। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा इधर से भी आप ये कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे एक्सेंट कलर होता है बटन के बैक पे जो आ रहा है, बटन का बैकग्राउंड कलर, और जो लिंक के अंदर ऐड होगा जैसे ये वाला, ये एक्सेंट कलर है, ठीक है। इस तरह आप कलर आप अपनी मर्जी से छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये चेंज हो गया। लिंक्स के कलर ये वाले हैं, जहाँ पे भी लिंक होगा इस टाइप का कलर तो उसमें शो होगा। हेडिंग्स का ब्लैक है, बॉडी टेक्स्ट थोड़ा सा कम ब्लैक है, बॉर्डर इस टाइप के यूज होंगे, ठीक है। इसी तरह साइड बैकग्राउंड ये वाला, जैसे ये वाला बैकग्राउंड है, कंटेंट बैकग्राउंड ये वाइट आ रहा है, तो यहाँ से आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं, और कौन से कलर आपने यूज करने हैं उसी वेबसाइट के देख लें आप, इसी पे ही आ जाए। इस पर तो ब्लैक एंड वाइट है। हाँ चलिए, ब्लैक एंड वाइट है तो कुछ चीज़ें इसके अंदर रंगीन भी हैं थोड़ी बहुत। हम देखते हैं कोई और पेज। रंगारंग गैलरी खाली पेज है। अच्छा, चलें आप ना इधर टेक्स्ट से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, करना नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज़ कर लें। आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, कलर पिक करने के लिए जो एक्सटेंशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आप यहाँ एक्सटेंशन के अंदर आके भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या गूगल के अंदर भी लिख के, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे आप लिखें कलर पिक कर। ये नहीं जितने सारे कमाल के हैं, बस जिसकी है रेटिंग अच्छी है, जैसे कलर सिला आप ये यूज़ कर लें, ये कलर पिक का टूल ये यूज़ कर लें, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा कलर पिक
फाइल ड्रॉपर यूज़ कर ले सकते हैं। कोई भी आप एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लें। जैसे ये इंस्टॉल्ड है, सॉरी मैं एक दफ़ा बैक जाता हूँ, दूसरी को ट्राई करता हूँ। जैसे ये कलरजिला है, आपने इस पर क्लिक करना है। सिंपल आप ये भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे कलरजिला कलर क्रोम एक्सटेंशन आप सर्च कर लें तो वहाँ पे भी आ जाएगी। ऐड टू क्रोम करें और आगे अपना काम शुरू करें। ठीक है, कोई भी आपको वेबसाइट अच्छी लगती है या सिंपल आप गूगल पे जाएं और सर्च करें बेस्ट कलर स्कीम्स। ठीक है, तो ये कलर स्कीम जो है सबसे पहले तो डिपेंड करती हैं कि वेबसाइट वो किस टाइप की बनवाना चाहता है। ठीक है, सर आप यहाँ से भी कलर स्कीम्स का आइडिया ले सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे फ्यूचर में। यहाँ से आपने कलर्स भी डिफाइन करने हैं और फॉन्ट्स भी डिफाइन करने हैं। उसके अलावा आपने थीम्स को भी चेक करना है, डिफरेंट थीम इंस्टॉल करके जो मर्जी करें, कोई लिमिटेशंस नहीं है, बस आपने खेलना है। ठीक है, ये खेलने खेलने से ही इंसान आगे सीखता होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पेरेंट्स के अंदर थीम्स के अंदर जाएं, यहाँ डिफरेंट थीम्स ट्राई करें और उसका फ्रंट एंड चेक करें। उसके अलावा आपने फिर उसके कस्टमाइज के अंदर जाना है। कस्टमाइज के अंदर आपने ये दो चीज़ें आपने ये सेट करनी है, का टाइपोग्राफी एंड कलर्स। ओके हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछें। बहुत चीज़ें हो गई हैं और ये ऊपर से ही गुजर गई होगी, मुझे लग तो ऐसे रहा है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दें मुझे, नहीं तो फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं तो क्वेश्चन ले लेंगे। नहीं सर, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ चलें, ठीक हो गया। बस आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएंगे। ऐसे देखने से चीज़ें ऊपर से गुजर जानी है, जब आप एक एक चीज़ें खुद एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, एक और चीज़ भी आप इस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे सर्च करें, ठीक है, एस्ट्रा थीम कस्टमाइजेशन। उसमें जस्ट फिर आपने अभी टाइपोग्राफी और कलर्स को ही एक्सप्लोर करना है, बाकी चीज़ें आपने नहीं देखनी। ठीक है, देखना चाहे तो देख सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको चीज़ें हजम हो रही हैं फिर मज़ीद आप देखें, एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम बाकी चीज़ें देखेंगे तो आपको वो समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, हम कौन सा थीम अभी यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा थीम, और उसकी कस्टमाइजेशन आप चेक कर सकते हैं उसके लिए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देख लेंगे, थीम्स की भी सेटिंग्स हैं काफ़ी सारी, फिर उसके बाद प्लगइन्स और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।